गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो, जीवन में चमत्कार होने लगता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा कि आपसे ही होगा। निरंतर प्रयास करते रहना होगा, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 4 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वायु सेना के प्रशिक्षण कमान के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा नागेश कपूर। नागेश कपूर को हाल ही में अपॉइंट किए गए एज अ पोस्ट ऑफ हेड ऑफ द ट्रेनिंग कमांड ऑफ द एयरफोर्स। एयरफोर्स के ट्रेनिंग कमांड के हेड के रूप में अपॉइंट होने वाले नागेश कपूर है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। एयर मार्शल नागेश कपूर ने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का पदभार संभाला। उन्हें 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में नियुक्ति किया गया था। और इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि एयर मार्शल नागेश कपूर को हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं एज अ चीफ ट्रेनिंग कमांड के रूप में। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। और इसी के साथ एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक और लड़ाकू नेता के रूप में उनके पास 3400 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव भी है। उनकी सराहनीय सेवा के सम्मान में एयर मार्शल को 2008 में वायु सेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को कवर करके चल रहा हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो उनके अवार्ड से क्वेश्चंस को देखने को मिलते हैं, तो ये पूछा जाएगा कि हाल ही में नागेश कपूर को अपॉइंट किया गया था एज अ एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड के रूप में। उनको 2008 में कौन से पदक से सम्मानित किया गया था? तो वायु सेना पदक से सम्मानित किया गया था। और साथ ही साथ 2022 में उनको अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चीन के चंद्र मिशन चांग ई 6 पर लॉन्च होने वाला पहला चंद्र मिशन आईक्यूब क्यू किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से संबंधित रखता है पहला लूनर मिशन जिसका नाम है आईक्यूब क्यू, जिसने हाल ही में लॉन्च किया है। चाइना के लूनर मिशन चेंज ई 6 से संबंधित रखता है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। चीन चंद्रमा पर अपना नया मिशन चांग ई 6 लूनर भेजने की तैयारी कर रहा है और इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के अनदेखे हिस्सों से मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करना है, जिससे इसके प्रारंभिक विकास और आंतरिक सौर मंडल में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सके। पाकिस्तान चीन के चांग ई 6 जांच पर अपना पहला चंद्र मिशन आईक्यूब क्यू लॉन्च करेगा और चीन के संघाई विश्वविद्यालय और पाकिस्तान के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया आईक्यूब क्यू ऑप्टिकल कैमरों से लैस है जो चंद्र सतह की तस्वीरें लेते हैं। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में चाइना प्रिपेयर कर रहा है एक नया मिशन जिसका नाम है चांग ई 6 लूनर, जो मून पर भेजा जाएगा और मून से कलेक्ट करने का उसका उद्देश्य ये है कि मून से कलेक्ट किया जाएगा सॉइल रॉक सैंपल्स, ताकि अनसीन पार्ट ऑफ मून देखा जा सके और इसी के साथ आंतरिक सौर मंडल में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि को प्रदान भी किया जा सकेगा। और इसी के साथ पाकिस्तान ने चीन के चांग ई 6 जांच पर अपना पहला चंद्र मिशन भेजने के लिए वो भी तैयार हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू को हाल ही में 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स। भारतीय शतरंज प्रतिभा वैशाली रमेश बाबू को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसे हम लोग फाइड कहते हैं, इसके द्वारा आधिकारिक तौर पर ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं कि हाल ही में 84th ग्रैंड मास्टर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू को सम्मानित किए गए टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखनी होगी कि ये तीसरी भारतीय महिला है जिनको ग्रैंड मास्टर बनाया गया और इनसे सम्मानित किया गया। वैशाली ने पिछले साल स्पेन में लोब्रेगेट ओपन टूर्नामेंट में आवश्यक 2500
ELO अंक पार कर लिए थे और हालांकि यह उपाधि उन्हें आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2024 के अंतिम सप्ताह में टोरंटो में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के दौरान फाइड काउंसिल की बैठक के बाद इसे प्रदान की गई थी। इसी के साथ 84वें भारतीय ग्रैंड मास्टर और किसी भी देश से जीएम बनने वाली 42वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला के रूप में वैशाली की उपलब्धि को पहले ही व्यापक मान्यता मिल चुकी है। जनवरी 2024 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी कि वैशाली को हाल ही में 84th ग्रैंड मास्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया और साथ ही साथ जनवरी 2024 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने हाल ही में संविधान पार्क कहाँ विकसित किया? तो राइट आंसर का पुणे में। पुणे में हाल ही में इंडियन आर्मी और पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह द्वारा संयुक्त रूप से विकसित संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। पार्क का उद्घाटन दक्षिणी कमान के GOC इन सी लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया और इसी के साथ उद्घाटन के बाद ये भी बोलते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने ये कहा कि साल 2047 तक भारत को विकास की ओर ले जाने के लिए प्रत्येक नागरिक को संविधान में उल्लिखित कर्तव्यों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का संविधान हमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको याद रखनी होगी। मौलिक कर्तव्य हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान के भाग 4A में उल्लेखित है और मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। और इसी के साथ उद्घाटन समारोह में पुनीत बालन समूह के अध्यक्ष पुनीत बालन, मानिक चंद बख्शी और जानवी धारीवाल बालन मानिक चंद समूह के अध्यक्ष और मेजर जनरल विक्रांत नायक जनरल ऑफिसर कमांडिंग दक्षिण महाराष्ट्र और गोवा सब एरिया ने भाग लिया। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन पार्क डेवलप कहाँ पे किया गया? तो महाराष्ट्र के पुणे में डेवलप किया। किसके द्वारा इसे डेवलप की गई? तो इंडियन आर्मी और पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्क को डेवलप किया गया महाराष्ट्र के पुणे में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक का मेजबान देश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा इंडिया। इंडिया हमारा होस्ट कर रहा है 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारत 20 से 30 मई 2024 तक कोची केरल में 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। संघ का राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बैठक की मेजबानी भी करेगा। इसी के साथ 46वीं ATCM और 26वीं CEF बैठकों में 60 से अधिक देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद को दर्शाया जा रहा है और साथ ही साथ 2004 में स्थापित अंटार्कटिका संधि सचिवालय अंटार्कटिका संधि प्रणाली के लिए प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये पॉइंट्स को याद रखनी होगी कि अंटार्कटिका संधि सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? तो साल 2004 में अंटार्कटिक ट्रीटी सेक्रेटरिएट का एस्टैब्लिश किया गया था साल 2004 में। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारत ने 1983 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए और संसद द्वारा पारित अंटार्कटिक अधिनियम 2022 में लागू हुआ। भारत सरकार ने 1981 में अंटार्कटिका के लिए अपना वैज्ञानिक अभियान को भी शुरू किया था। साथ ही साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि 1983 में पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र जो दक्षिणी गंगोत्री स्थापित किया गया। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं कि हमारा भारत सबसे पहले अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र साल 1983 में दक्षिण गंगोत्री नाम से स्थापित किया गया था और साथ ही साथ वर्तमान में भारत 2 वर्षीय अनुसंधान केंद्र संचालित करता है। पहला मैत्री जो 1989 का है और दूसरा भारती 2012 का है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे और इसी के साथ हम ये जानेंगे कि आखिर अंटार्कटिक ट्रीटी है क्या। तो अंटार्कटिक संधि पर 1959 में वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षर किए गए थे और इस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और 1961 में यह लागू हुआ कि वर्तमान में 56 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी, सबसे पहले अंटार्कटिक ट्रीटी का साइन
वॉशिंगटन डीसी साल 1959 में किया गया था और इसी के दौरान 12 कंट्रियों के द्वारा साइन किया गया था 1961 में। और करेंटली अभी अंटार्कटिका ट्रीटी में लगभग 56 कंट्रीज शामिल है। इसी के दौरान अंटार्कटिक संधि ने अंटार्कटिक को एक विसैन्यीकृत क्षेत्र घोषित किया है और पर्यावरण संरक्षण समिति की स्थापना 1991 में अंटार्कटिका संधि के पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल के तहत की गई थी। पर्यावरण संरक्षण समिति अंटार्कटिका में पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण पर अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की सलाह भी देती है। अंटार्कटिक संधि का स्थायी सचिवालय कहाँ पे है? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी कि अंटार्कटिक ट्रीटी का एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? तो वाशिंगटन डीसी में इसकी संधि हुई थी और इसी के साथ इसका साइन किया गया था साल 1959 के दौरान। और अभी इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना के ब्यूनोस एयर्स में इसका हेडक्वार्टर है। और साथ ही साथ अंटार्कटिक ट्रीटी में टोटल कितने कंट्री शामिल है? तो 56 कंट्री शामिल है। साथ ही साथ आपको यह भी पॉइंट्स याद रखने होंगे, पहली बार भारत दक्षिण गंगोत्री नाम की स्थापित की थी अंटार्कटिका में। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने का प्रमाण किसने प्रस्तुत किया है? तो राइट आंसर होगा इसरो, हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये एविडेंस को सामने लाया गया और इस प्रमाण को प्रस्तुत किया गया कि चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने की प्रमाण को प्रस्तुत करता है हमारा इसरो। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। एक हाल ही अध्ययन में चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों में पानी की बर्फ होने की संभावना के बढ़ते हुए सबूत को सामने आए हैं और इससे ये पता चलता है कि पहले कुछ मीटर में उप सतह बर्फ की मात्रा दोनों ध्रुवों पर सतह पर बर्फ की मात्रा से लगभग 5 से 8 गुना अधिक है। इसी के साथ यह अध्ययन अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा आईआईटी कानपुर, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला और आईआईटी धनबाद, जिसे हम लोग चक्रवर्ती एट एल 2024 कहते हैं, इसी के शोधकर्ताओं के सहयोग से इसे आयोजित किया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखकर चलनी होगी कि इसरो के द्वारा हाल ही में ये प्रमाण दिया गया कि चंद्रमा पर बर्फ के कुछ नमूने को देखा जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रथम गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात टॉप कंट्री रहा है फॉर द मेडल टैली के लिस्ट में। इन द फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स 2024 के दौरान यूनाइटेड अरब अमीरात यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। गल्फ यूथ गेम्स 2024 पहली बार 16 अप्रैल से 2 मई 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 300 स्वयं सेवकों और 100 मीडिया विशेषज्ञों के साथ 3500 एथलीटों दोनों पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया था। यूएई राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के महासचिव, सर्वोच्च समिति के उपाध्यक्ष और आयोजन समिति के अध्यक्ष फारिस मोहम्मद अल मुताबा ने उड़ान का संचालन किया और कुल मिलाकर प्रतिभाशाली युवा एथलीट ने 24 खेल विधाओं में 792 पदक जीते। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखकर चलनी होगी कि गल्फ यूथ गेम्स 2024 का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में ही किया गया और इसी के दौरान पहली बार ही यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा इस गेम को जीता गया। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में राजा रवि वर्मा की 176वीं जयंती पर उनकी प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा की मूल प्रति का अनावरण कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला में हाल ही में राजा रवि वर्मा की 176वीं जयंती पर उनकी प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा की मूल प्रति का अनावरण किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा ने 29 अप्रैल 1848 की 176वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा की पहली मूल प्रति का अनावरण केरल के त्रावणकोर में कलाकार के जन्म स्थान किलिमनूर पैलेस में किया गया। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी कि प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1848 के केरल के त्रावणकोर में कलाकार का जन्म स्थान किलिमनूर पैलेस में था और इसी में 176वीं इनकी जयंती के अवसर पर उनकी एक प्रतिष्ठित पेंटिंग जिनका नाम है इंदुलेखा, जैसा कि मैंने इमेज में दिखाया, उसी इंदुलेखा की पहली मूल प्रति का अनावरण किया गया इनके 176वीं जयंती के अवसर पर, जो कहां पे सेलिब्रेट किया गया? तो केरल के त्रावणकोर में, जहां पर उनका जन्म स्थान था। पेंटिंग की मालिक
शशिकला परक्कल ने महल में प्रति का अनावरण भी किया और ऐसा माना जाता है कि रवि वर्मा की प्रसिद्ध पेंटिंग रिक्लाइनिंग लेडी इंदुलेखा पर ही आधारित थी। इसी के दौरान ओ चंदू मेनन के मौलिक मलयालम उपन्यास की नायिका इंदुलेखा इस क्षेत्र में प्रारंभिक आधुनिक साहित्य के प्रतीक के रूप में सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व रखती है और इंदुलेखा की अप्रकाशित पेंटिंग ने 2022 में सार्वजनिक होने पर लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी कि राजा रवि वर्मा की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। तो 176वीं बर्थ एनिवर्सरी को हाल ही में सेलिब्रेट किया केरल के त्रावणकोर जगह पे, जहां पर उनका जन्म स्थान था और उन्हीं के जन्म स्थान पर उनकी एक प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा का अनावरण किया गया। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि किलिम नूर महल के सदस्य स्वर्गीय पूयम थिरुनल सी आर केरल वर्मा का चित्र और राजा रवि वर्मा के भाई बहन सी राजा राज वर्मा और मंगला बाई की पेंटिंग भी शामिल है। तो जानते हैं राजा रवि वर्मा जी के बारे में। तो उन्होंने आधुनिक भारतीय कला का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय प्रतिमा विज्ञान का पश्चिमी यथार्थवाद के साथ जोड़ा था और उनका प्रभाव कला, साहित्य, विज्ञापन, कपड़ा और हास्य पुस्तकों जैसे विविध क्षेत्रों में देखा जाता है। तो यहाँ पे राजा रवि वर्मा के इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को याद रखनी होगी कि इनको आधुनिक भारतीय का कला का दर्जा दिया गया और ये सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पर कवर किए। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 3 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैच जीतने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 16वीं टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब केन्या के प्लेयर के द्वारा जीता गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 झारखंड में आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में डीआरडीओ ने कहा लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया तो उड़ीसा स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा कृष्णा स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अप्रैल 2024 में किस राज्य ने सबसे अधिक जीएसटी संग्रह में योगदान दिया? तो महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा सबसे ज्यादा योगदान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांकेसंथुराई बंदरगाह नवीकरण परियोजना का अधिकार मिल गया? तो श्रीलंका के कांकेसुतराई बंदरगाह का अप्रूवल इंडिया को मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो काठमांडू प्रदूषित शहर के लिस्ट में आता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट जीरो? निम्नलिखित में से कौन सा तापमान पैमाना परम शून्य पर आधारित है? ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी रैंकाइन। तो आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।